नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस को, और हम लोग पढ़ रहे हैं अपने टॉपिक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग 2-3 अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। जैसे यदि थोड़ा सा हम लोग याद करें तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग सबसे पहले बात किए फायरवुड के बारे में। फायरवुड के बाद हम लोग बात किए कोयले के बारे में, कोल के बारे में। कोल के बाद फिर हम लोगों ने बात किया पेट्रोलियम के बारे में। और इन सब का, चाहे वो फायरवुड हो, कोल हो या पेट्रोलियम हो, इन सब का एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आज का, जो कि होगा हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी हमारा एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ही है, और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया जिसका इस्तेमाल हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। क्या है ये, ज़रा इसके बारे में देखा जाए। देखो, नेचुरल गैस इज फाउंड इन पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्राउट टू द सरफेस। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे पेट्रोलियम बाहर निकाला जाता है जमीन से, पेट्रोलियम के साथ ना एक गैस भी हमारा बाहर निकल रहा होता है, उसी गैस को हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस। याद रखिएगा, नेचुरल गैस को जमीन के नीचे से बाहर निकालने के लिए हम लोग कोई अलग से मेथड नहीं लगाते हैं। जिस मेथड से हम लोग पेट्रोलियम को बाहर निकाल रहे होते हैं, यानी कि जब हम लोग पेट्रोलियम मतलब वही क्रूड ऑयल बेसिकली, तो जब हम लोग पेट्रोलियम को ज़मीन से नीचे बाहर मतलब नीचे से जब ऊपर बाहर निकाल रहे होते हैं पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम के साथ साथ एक गैस भी बाहर निकल रहा होता है ऑटोमेटिक अपने आप। उसी गैस को हम लोग स्टोर कर लेते हैं और वही गैस हमारा कहलाता है नेचुरल गैस। समझिएगा ध्यान से। कोई यदि आपसे पूछे कि बताओ नेचुरल गैस को निकालने के लिए क्या हम लोग अलग से सेटअप लगाते हैं, नहीं। जहाँ पे पेट्रोलियम बाहर निकल रहा होता है ना, वहीं पे पेट्रोलियम के साथ ऑटोमेटिकली हमारा गैस भी बाहर निकल रहा होता है अपने आप। उसी गैस को हम लोग बाहर नहीं जाने देते हैं, बल्कि उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। उसी गैस को हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस। अच्छा, इसका नाम नेचुरल गैस क्यों पड़ा? क्योंकि नेचुरल है भाई, इसमें हमारा कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं है। क्या इसको हम बना रहे हैं? नहीं, ये तो ऑटोमेटिक जमीन से नीचे बाहर निकल रहा है, मतलब ये जमीन के नीचे से ऑटोमेटिकली बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम है नेचुरल गैस। ठीक ना। आगे, इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। नेचुरल गैस को हम लोग घरों के पर्पस, मतलब घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंडस्ट्री में इसका तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं हम लोग, है ना। मतलब नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम लोग दोनों जगह पे कर सकते हैं, अपने घरों में भी कर सकते हैं और इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे वो भी। अगला, रसिया, नॉर्वे, यूके एंड द नेदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा प्राप्त किए जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस रिलीज होता है। इंडिया का बात करें तो इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। इंडिया में भी हमारे पास कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये नेचुरल गैस हम लोग स्टोर करके घरों में भी भेजते हैं। कोई डाउट इसमें? चल आगे। उसके बाद हमारा हो गया, हाँ ये हो गया अगला, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। यानी कि बहुत ही कम ऐसे हमारे दुनिया, मतलब इस पूरे पृथ्वी पर बहुत ही कम ऐसे कंट्री हैं जिनके पास अपना खुद का नेचुरल गैस है, वो दूसरे कंट्री पे डिपेंड है। जैसे हम इंडिया का बात करें तो हम लोग किसी के ऊपर नेचुरल गैस के लिए डिपेंड नहीं है। अच्छा, नेचुरल गैस जो है मैं आपको बार बार बोल रहे हैं, ये कौन सा गैस के बारे में बात हो रहा है? ये वही गैस है जो आपके घरों में आ रहा है सिलेंडर में बंद होकर, एलपीजी वाला, लिक्विफाइड। उसका फुल फॉर्म क्या एलपीजी का? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें आप एक शब्द देख रहे हैं पेट्रोलियम जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपके घर में सिलेंडर आ रहा है, उसमें जो गैस है वो कौन सा गैस है? पेट्रोलियम वाला गैस है। यानी कि जब पेट्रोलियम बाहर निकाला जा रहा था तो उसके साथ जो नेचुरल गैस बाहर निकला वो गैस था। उस गैस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो आपके घरों में सिलेंडर आता है वो उसमें क्या रहता है? गैस रहता है। और वो क्या गैस के रूप में है? नहीं, वो एक लिक्विड के रूप में है। मतलब कि सिलेंडर में जो है ना, हम लोग क्या समझते हैं कि सिलेंडर में गैस है। नहीं, ये गलत फहमी मत पालिएगा। सिलेंडर में, समझिए ध्यान से, सिलेंडर में हम लोग क्या बोलते हैं कि गैस वाला आ गया, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन वो एक्चुअली में सिलेंडर में गैस नहीं है, वो गैस के रूप में लिक्विड है, इसीलिए इसका नाम पड़ा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब कि वो गैस किसका है? पेट्रोलियम का गैस है, लेकिन कैसा गैस है? लिक्विड के तौर पे है। समझ रहे बात को? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल गैस का मतलब सिंपल सा हो गया कि जब हम लोग पेट्रोलियम बाहर निकाल रहे होते हैं उसके साथ साथ हमारा गैस ही बाहर निकलता है, उसी गैस का नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और वो गैस आपके घरों में आता है सिलेंडर के तौर पे, जो हम लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, वही चीज़ है। अच्छा, फिर बताइए कि वो क्या है? सीएनजी क्या है? फिर
कंप्रेस नेचुरल गैस वो अलग चीज़ है, याद रखिएगा, वो अलग चीज़ है, उसको आप एलपीजी जैसा समझिएगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोग अपने घरों में खाना बनाते हैं एलपीजी, वो हमारा नेचुरल गैस ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गया हमारा। अगला है एडवांटेज। क्या है नेचुरल गैस का एडवांटेज, देखा जाए। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट कैन फ्लो थ्रू पाइप्स। इसको भी ट्रांसपोर्ट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ये भी हमारा क्या हो सकता है, पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज क्लीनर देन ऑयल एंड कोल। ये बहुत ही साफ होता है, किसके कंपैरिजन में, कोयला और तेल के कंपैरिजन में। क्योंकि देखो, आप डीजल जलाओगे, पेट्रोल केरोसिन ये सब जलाओगे, उसमें धुआं थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। कोयला जलाओगे, उसमें धुआं सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या धुआं होता है, नहीं होता है। तो ये क्या है, हमारा क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल का मतलब होगा कि काम भी हो जाता है, पोल्यूशन भी नहीं करता है, ठीक ना। ये हो गया हमारा। अगला, इट इज़ चीपर देन ऑयल। ये तेल से सस्ता पड़ता है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, तेल से सस्ता कैसे पड़ेगा, एग्जाम्पल देते हैं। आपके घर में जो भी सिलेंडर आता है वो कितने का आता है, 1300-1400 रुपये का आता है, 900 रुपये का, अभी कम गया है। चलिए मान लीजिए मैक्सिमम 1000 रुपये, मोटा मोटी मान लीजिए कि आपके घर में जो सिलेंडर आ रहा है उसका दाम है 1000 रुपया। और कितना लीटर होता है उसमें, कितना, 25, कितना लीटर होता है उसमें, चलिए मोटा मोटी 20 लीटर मान लीजिए। चलो अप्रॉक्स मान लो ना, क्या दिक्कत है, एग्जैक्ट नहीं पता हमको, तो चलो मान लो अप्रॉक्स। आपके घर में मान लीजिए कि सिलेंडर आ रहा है, और सिलेंडर है आपका 20 kg का, मतलब उसमें जो गैस भरा हुआ है लिक्विड के फॉर्म में वो 20 kg है। और और पूरा आपको दाम कितने का पड़ रहा है, 1000 का पड़ रहा है। यानी कि 20 लीटर गैस आपको पड़ रहा है मात्र 1000 रुपये में, ठीक है ना। अब जरा बात करते हैं पेट्रोल का। पेट्रोल अभी चल रहा है 100 रुपये, 105 रुपये, 100 मान लीजिए, पेट्रोल चल रहा है अभी 100 रुपये लीटर। तो बताइए 20 लीटर का दाम कितना हुआ, 2000 रुपया हो गया ना। सोचो, यानी कि यदि आप 20 लीटर पेट्रोल लेते हो तो आपको देना पड़ेगा 2000 रुपये। लेकिन वही यदि आप 20 लीटर गैस लेते हो तो आपको देना पड़ रहा है मात्र 1000 रुपये। तो बताओ सस्ता कौन पड़ा, गैस पड़ा। और गैस सस्ता भी पड़ता है, प्लस ये साफ भी होता है, धुआं नहीं करता ये, है ना। इसीलिए कहा गया है कि ये जो है ना तेल से क्या होता है, सस्ता होता है। सस्ता के साथ साथ अच्छा भी है भाई, हमारे लिए अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, ठीक है। आगे, ये तो हो गया इसका अच्छाई। इसका बुराई क्या है, देखो बुराई भी इसका 3 है। पहला बुराई तो यही है कि ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ख़त्म एक बार हो गया तो दोबारा बनने में लाखों लाख साल लग जाएंगे। मतलब कि ये बार बार रिप्लेस नहीं हो सकता, मतलब रिन्यू नहीं हो सकता बार बार। एक बार ख़त्म हो गया तो चला गया, बस बात खत्म। दोबारा बनने में लाखों लाख साल इसको लगते हैं। उसके बाद इट इज़ हाईली इन्फ्लामेबल। हाईली इन्फ्लामेबल का मतलब है कि बड़ा जल्दी आग पकड़ता है ये। आप देखते हैं मुश्किल से मुश्किल 5 सेकेंड यदि आप गैस को खोल के छोड़ दिए, उसके बाद यदि आप लाइटर जलाओगे तो भग से आग लगता है एकदम पूरा। इसलिए तुरंत गैस हम लोग खोलते हैं और तुरंत लाइटर जलाते हैं, आपने गौर किया होगा कभी। इसलिए ये बहुत जल्दी गैस, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ये। इसलिए इसके साथ थोड़ा सा सावधानी से इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन डीजल पेट्रोल में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आग उसमें भी जल्दी पकड़ता है, लेकिन उसमें खतरा बड़ा कम है। खतरा इसमें ज़्यादा है क्योंकि गैस है ना, कहीं से भी लीक हो सकता है। और यदि एक बार लीक हो गया और गलती से आग के कांटेक्ट में आ गया तो सोचो कितना बड़ा धमाका होगा, है ना। धमाका तो खैर पेट्रोलियम से भी होता है, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल से भी होता है, लेकिन इसमें संभावना ज़्यादा होता है धमाके का, ठीक है ना। आगे, इट कैन लीकेज थ्रू पाइप्स। इसमें समस्या ये है कि ये कई बार पाइप से लीक कर जाता है। और भारत में गैस सिलेंडर लीक होना ये आम बात है, आम बात है। क्यों आम बात है, और ज़्यादातर ये कहाँ पे होता है पता है, गाँवों में। क्योंकि गाँव के लोगों को अभी सिलेंडर के बारे में उतना आइडिया नहीं है, कैसे इस्तेमाल करना उतना उसको पता नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि आप हर साल या फिर हर 6 महीने पे गैस का पाइप बदलो, क्योंकि वो गैस का पाइप भी रहते रहते क्या हो जाता है, सड़ जाता है, उसमें छेद हो जाता है कहीं कहीं पर। लेकिन गांव के लोगों को क्या लगता है, एक बार हमने जो पाइप लगा दिया 3-4 साल चलने दो आराम से, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको बार बार बदलना चाहिए, 6 महीने नहीं तो फिर साल भर में कम से कम एक बार पाइप को, गैस वाला जो पाइप होता है ना, उसको बदलना चाहिए। लेकिन गाँव के लोगों को उतना नॉलेज ना होने की वजह से कई बार तो घर में आग लग जाता है इसके वजह से, है ना। लेकिन हाँ, शहरों के लोगों को थोड़ा सा पता है, क्योंकि शहर में तो हम लोग इसका इस्तेमाल डेली करते हैं। लेकिन गांव में वैसा घर इमेजिन करो जिन्होंने पहली बार सिलेंडर इस्तेमाल किया, तो उनको नॉलेज का बड़ा ज़रूरत है भाई, है ना। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका बुराई।
तो इसमें 3 बुराई क्या है? पहला ये नॉन रिन्यूएबल है, दूसरा आग जल्दी पकड़ता है, और तीसरा कहीं से भी लीक कर जाता है जल्दी, है ना। ये हो गया हमारा नेचुरल गैस के बारे में। अगला हमारा है हाइडल पावर। चलिए, हमने आपको बताया था थर्मल पावर। थर्मल पावर का मतलब हो गया कि यदि बिजली हमारा कोयले से बनाया जाए तो उस बिजली को हम लोग कहते हैं थर्मल पावर, लेकिन यदि बिजली पानी से बनाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं हाइडल पावर, ठीक ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, रेन वाटर और रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स एंड इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। देखो, बरसात का पानी हो गया या फिर नदी का पानी हो गया, इन सबको हम लोग डैम में इकट्ठा कर लेते हैं, और डैम बड़ा ऊंचा ऊंचा बनता है, और डैम के नीचे हम लोग लगाते हैं टरबाइन, यानी कि चक्का घूमता रहता है, वो पंखी। जब उतने ऊंचे से डैम के ऊंचे मतलब डैम बड़ा ऊंचा होता है, डैम के पीछे पूरा पानी इकट्ठा है। जब हम लोग डैम का गेट खोलते हैं तो उससे पानी नीचे गिरता है, किसके ऊपर? पंखी के ऊपर, जो पंखी कहाँ पे है? डैम के नीचे है। और जब उस पंखी पे पानी गिरता है तो पंखी घूमता है, और पंखी घूमने से हमारा बिजली प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। इस तरीके से हमारा बिजली बनता है पानी से। टरबाइन ब्लेड्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम, यानी कि डैम का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, एक तरफ पानी भरा हुआ है, एक तरफ पूरा खाली है, और जिधर खाली है उधर हम लोग टरबाइन लगाते हैं। टरबाइन मतलब नचने वाला पंखी लगा देते हैं, और जब वो घूमता है तो बिजली हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। आगे नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब पानी में बिजली आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आप बोल रहे हैं? नहीं, बड़ा सिस्टम अच्छा होता है। मतलब कि जहाँ पे ये डैम वाला सिस्टम है ना, वहाँ पे आप देखेंगे ना, आपको लगेगा कि बाप रे, इतना खतरनाक सेटअप तैयार किया गया है। मतलब बहुत सावधानी से होता है। एक तरफ डैम में, मतलब डैम का 2 हिस्सा, एक आगे अगर पीछे, पीछे पूरा पानी भरा हुआ है डैम में, आगे पूरा खाली है, और आगे नीचे लगा हुआ है टरबाइन। जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है टरबाइन पे, टरबाइन हमारा नचता है, उससे बिजली हमारा प्रोड्यूस होता है। बड़ा अच्छा सिस्टम रहता है, ऐसा नहीं कि पानी में बिजली आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं रहता है, बड़ा अच्छा सिस्टम रहता है। आगे, when the water falls from the dam to the turbine blades, the moving turbine blades turn the generator to produce electricity। यानी कि जब टरबाइन पे उस हाइट से पानी गिरता है, टरबाइन हमारा नचता है, और टरबाइन नचने के वजह से जनरेटर चालू होता है, और जनरेटर जब चालू होता है तो बिजली हमारा ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है, और वहीं से आपके घर में बिजली नहीं आता है, फिर वो बिजली हमारा पावर हाउस में स्टोर होता है, फिर पावर हाउस से आपके घरों में बिजली आता है। स्टोर करते हैं हम लोग, क्योंकि मुसीबत में कभी काम तो आएगा ना। जैसे हम लोग अपने घर में इन्वर्टर क्यों लगाते हैं? ताकि बिजली भी कट जाए तो 3-4 घंटा आराम से सर्वाइव कर सके हम लोग। वही बात वहाँ पे भी है, ठीक ना। आगे उसके बाद है हमारा, हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आप हाइडल पावर बोलो या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलो, बात सेम है। इसका मतलब होगा कि बिजली किससे बनाया जा रहा है? पानी से बनाया जा रहा है, सिंपल। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू वाटर इट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि यदि बिजली बनाया जा रहा है पानी के मदद से तो यही हमारा कहलाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइडल पावर। आगे, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। यानी कि पूरी दुनिया में 4 हिस्से में से 1 हिस्सा, देखो हमारे ना, मतलब हमारे पास ना बिजली बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हाइडल पावर हो गया, थर्मल पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बहुत सारे तौर तरीके हमारे पास हैं। लेकिन 4, मतलब ऐसे मान लीजिए कि यदि हमारे पास 4 तरीका है बिजली बनाने का, तो 4 तरीके में से एक तरीका हमारा पानी का भी है। मतलब आप इसको सिंपली ऐसे समझो कि पानी का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली जो है ना भारी मात्रा में बनाते हैं। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास 4 अलग अलग मेथड है बिजली को बनाने का, तो उसमें से एक मेथड हमारा पानी का भी है। कोई दिक्कत इसमें? और ज़्यादातर जो आप लोगों के घर में आता है बिजली, वो पानी के थ्रू बन के ही आता है, क्योंकि कोयले से बनना बिजली बड़ा ही मुश्किल होता है, प्लस उसमें समस्या बहुत है, खर्चा भी बहुत है, प्लस उसमें पोल्यूशन भी बहुत फैलता है। तो हमारे घरों में जो बिजली आता है ज़्यादातर वो किसके थ्रू आता है? पानी के थ्रू बन के आता है, ठीक है ना। और ये सबसे आसान भी होता है, आसान है, सस्ता है, पोल्यूशन भी नहीं करता है, आराम से आ जाता है हमारे घरों में, ठीक है। आगे, द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। पूरी दुनिया में ये ऐसे 4 जगह हैं जहाँ पे बिजली सबसे ज़्यादा बनता है, वो भी किससे? पानी से। कौन कौन सा? पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। हाँ, ये हाँ, चाइना में बिजली बहुत बनता है, एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा बनता है बिजली, और वो भी पानी के मदद से, ठीक है ना। और उसके बाद फिर बात करें थोड़ा सा हम लोग अपने इंडिया का, तो सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, उसके बाद नगर नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स।
ये ऐसे हमारे इंडिया में ये कुछ स्टेशन है, मतलब कि ऐसे जगह है बेसिकली जहाँ पे हमारे इंडिया में बिजली बहुत ज़्यादा बनता है, वो भी पानी से, और यहीं से बिजली हमारे पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। ठीक ना। आगे तो ये हो गया हमारा हाइडल पावर के बारे में। अब हाइडल पावर का अच्छाई और बुराई भी देख लेते हैं। अच्छाई इसका ये है कि ये पोल्यूशन जल्दी नहीं करता, क्योंकि आप बिजली किससे बना रहे हैं? पानी से, और पानी में कहाँ धुआं होता है भाई? कुछ होता है क्या? नहीं। तो पानी से हमारा ये बनता है, इसलिए इसमें पोल्यूशन ना के बराबर है। अगला, इट प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग। अच्छा देखो, डैम के पीछे जो पानी इकट्ठा होता है ना, उस पानी का हम लोग अलग अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला तो उस पानी का हम लोग बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उस पानी का हम लोग खेत में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आसपास जो भी खेत रहे होंगे, क्या वो लोग पानी कहीं और से लेते होंगे? नहीं, डैम से ही पानी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात फिशिंग, मछली पूरा क्या हो चुका है, डैम के पीछे इकट्ठा हो चुका है, मछली पकड़ना बड़ा आसान होता है। तो आसपास के गाँव के लोग डैम में जाते हैं, पानी जो इकट्ठा रहता है डैम के पीछे, वहाँ पे मछली भी पकड़ते हैं और मार्केट में उसको बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ये दूसरा, इसका ये दूसरा फ़ायदा हुआ। तीसरा फ़ायदा यह कि ये बड़ा ही सस्ता होता है, चीप, मतलब कि जितना सस्ता आपके घर में बिजली आ रहा है ना, इतना सस्ता किसी और तरीके से बिजली आपके घर में नहीं आ सकता। मतलब कि इंडिया में बिजली बहुत सस्ता है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। हालांकि हम लोगों को लगता है कि इंडिया में कितना महंगा बिजली है। आप किसी दूसरे कंट्री में जाइए, आपको लगेगा कि इंडिया ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे बिजली बड़ा ही सस्ता है। सस्ता इसलिए है क्योंकि बिजली के ऊपर हम लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब छूट, समझ रहे बात को? मतलब बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उतना आपको पैसा नहीं लगेगा। मतलब पैसा तो लगेगा, लेकिन जितना भी लग रहा है बाकी कंट्री के मुकाबले में बहुत कम पैसा लग रहा है। तो बड़ा सस्ता है इंडिया में बिजली भाई। अगला, ये तो इसका अच्छा ही। बुराई क्या है इसका? देखो, इट क्रिएट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। का सबसे बुराई ये है कि जहाँ पे बिजली बनता है पानी से, वहाँ पे बनाना पड़ता है डैम, और डैम के पीछे आपने क्या कर दिया? पानी इकट्ठा किया है। कई बार उस पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है कि अगल बगल वाले इलाका में ना बाढ़ आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, यानी कि भयंकर ये बारिश हो गया तो पक्का ये मान के चलिए कि अगल बगल वाला जो भी गांव रहा होगा पूरी तरीके से वो बह जाता है, तबाह हो जाता है। हाँ, लेकिन ये तभी होता है ज़्यादा जब बरसात बहुत ज़्यादा हो जाए, और कई बार तो पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डैम ही टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है ना। तो सबसे बड़ा इसका बुराई क्या है? बुराई ये है कि जहाँ पे डैम बनता है, जहाँ पे बिजली बनता है हमारा पानी से, सबसे बुराई ये है कि आसपास के लोगों को समस्या बहुत होता है। ठीक है ना। अगला, दूसरा चीज़ क्या है? इट इज़ एक्सपेंसिव टू सेटअप। बड़ा महंगा पड़ता है इसको सेटअप करना, क्योंकि एक डैम बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, एकदम करोड़ों रुपए खर्च होता है। क्योंकि भाई आप डैम बना रहे हो, छोटा मोटा बांध नहीं बना रहे हैं आप कि छोटा मोटा बना दिया काम चल जाएगा, नहीं। डैम बनाने में पैसा बहुत खर्चा आता है, पहला बात। दूसरा बात, उसको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जब उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, डैम के पीछे क्या है? पानी भारी मात्रा में है, और पानी में बड़ा ताकत होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग को तो ये चुटकी में बहा देता है। तो सोचो, इतने बड़े डैम को, मतलब कि इतने भारी मात्रा में आपको पीछे पानी रोकना है, तो क्या लगता है आपको डैम बड़ा छोटा सा बनता होगा? बहुत भयंकर बनता है। मतलब जब डैम बनता है ना, आप कभी यूट्यूब पे देखना है, फिर गूगल पे देखना, जब डैम बनता है ना तो आपको लगेगा ना कि एकदम एक गांव बस गया है, ऐसा लगता है। मतलब बहुत चौड़ा, बहुत मोटा, बहुत मजबूत के साथ उसको बनाया जाता है, बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से। तो ये इसका बुराई था। इस तरीके से हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो था वो सारा का सारा खत्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने लगभग 5 पढ़ा ना। पहला फायरवुड, फिर कोयला, फिर पेट्रोलियम, फिर और क्या था, फिर नेचुरल गैस, फिर हाइडल पावर, है ना। ये 5 हम लोगों ने पढ़ा। तो ये 5 हमारा अलग अलग प्रकार का कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था। यहीं पे हमारा ये खत्म होता है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।